वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षा के पेपर अप्लाइड फिजिक्स 1 इसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। दिसंबर 2018 में 19 में ये पूछा गया था। दिसंबर 2019 का पेपर कोड 2042 और ये डी सीरीज का है 2042 डी। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 के सभी आंसर पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो में लिंक में देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के सभी आंसर इस वीडियो में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो टोटल 10 नंबर का है। और इसमें इंटरनल चॉइसेस भी दी रहती हैं। 7 क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसमें से कोई 5 करने होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस डिराइव द फार्मूला ऑफ प्रेशर, यानी विमीय विश्लेषण का उपयोग करते हुए दाब के सूत्र का निगमन कीजिए। सॉल्व करते हैं। फार्मूला फॉर प्रेशर, दाब का सूत्र, यह विमीय विधि से ज्ञात करना है डायमेंशनल मेथड से। तो डायमेंशनल मेथड में हम जानते हैं फार्मूला डिराइव करने में हम सपोज कर लेते हैं हमारा प्रेशर, चूंकि एफ फोर्स और एरिया दोनों पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू एफ पावर ए एंड ए पावर बी। तो इस तरह से हमारा जो दाब है ये इस तरह से अनुक्रमानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। और जहां ए और बी पावर से है, घाते हैं, जिनकी वैल्यू ज्ञात करनी है आर टू बी डिटरमिन। तो हमें यहाँ इसमें ए और बी पावर्स ज्ञात कर लेने हैं और हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए स्टार्ट करेंगे। पहले हम जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको इक्वलिटी में बदलेंगे। P इक्वल टू के एफ पावर ए एंड ए पावर बी। और जहां पर के डायमेंशनलेस या विमाहीन नियतांक है, इसकी वैल्यू विमीय विधि से नहीं ज्ञात की जा सकती। ये एक लिमिटेशन है, विमीय विधि की सीमाएं हैं, के की वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो अब पावर्स ए बी कैलकुलेट करनी है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइटिंग डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड, या समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक पद का विमीय सूत्र या विमा लिखने पर, तो हम हर एक पद की विमा लिखेंगे। यहां पर प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला एम एल पावर -1 टी पावर -2 इसको रखेंगे। अब फिर इसके बाद के डायमेंशनलेस, के की कोई विमा नहीं है। और एफ की विमा फोर्स एम एल टी पावर -2 और पावर ए पूरे का। और एरिया के डायमेंशनल फार्मूला एल स्क्वायर और इसका पावर बी। तो इस तरह से ये आ गया। और अब हम यहां पर एम एल टी की पावर कलेक्ट करेंगे। एम की पावर कलेक्ट किया तो ए आ गया, एल की पावर कलेक्ट करेंगे एल पावर ए प्लस 2b, और टी की पावर कलेक्ट किया -2a। इस तरह से हमारी राइट साइड सॉल्व हो गया। अब हम कंपेयर कर सकते हैं ताकि हमारी पावर्स ए भी ज्ञात हो जाए। तो कंपेयर करेंगे दोनों साइड, कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड, और दोनों पक्षों में प्रत्येक पद की विमाओं की तुलना करने पर। तो इससे हमें a इक्वल टू 1 मिला, क्योंकि m की डायमेंशन यहां 1 है और यहां पर पावर a है। तो सीधे a इक्वल टू 1 हो गया। और ये पावर a प्लस 2b ये -1 के बराबर होगा, एंड -2a इक्वल टू -2। इस तरह से a इक्वल टू 1 आ गया। और a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी, b इक्वल टू -1। अब a और b की वैल्यू हम अपने इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 ये है हमारा, इस इक्वेशन में रख देंगे। ए की वैल्यू 1 रखेंगे, बी की वैल्यू -1 जो कि यहां आई है, वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में ए और बी का मान रखने पर P इक्वल टू के एफ पावर 1 ए पावर -1। इस तरह से प्रेशर आ गया P इक्वल टू के एफ पावर एफ अपान ए को हम नीचे ले आएंगे, P इक्वल टू के एफ अपान ए। यही रिक्वायर्ड डेरिवेशन था जो कि हमें डायमेंशनल मेथड से ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट बी, कोणीय वेग को परिभाषित करिए, कोणीय संवेग को परिभाषित कीजिए। दिखाइए कि किसी कण पर लगने वाले परिणामी बाह्य बल आघूर्ण 0 हो तो इसका कोणीय संवेग नियत रहता है। डिफाइन एंगुलर मोमेंटम सो दैट इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन बॉडी और पार्टिकल इज 0 देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो इसको सॉल्व करेंगे। डिफाइन एंगुलर मोमेंटम,
कोणीय संवेग को परिभाषित कीजिए। एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, इसकी डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। घूर्णन गति में घूर्णन अक्ष के परितः कण के रेखीय संवेग के आघूर्ण को कण का कोणीय संवेग कहते हैं। आघूर्ण या मूवमेंट जब कहा जाता है तो उसको आर से क्रॉस लेते हैं, रेडियल वेक्टर से, तो जे और एल दोनों सिंबल से लिखा जाता है हमारा एंगुलर मोमेंटम। तो जे इक्वल टू आर क्रॉस पी, तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम हो गया, कोणीय संवेग, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो पी लीनियर मोमेंटम हो गया, रेखीय संवेग, आर ये डिस्टेंस हो गई जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है, रेडियल वेक्टर। और इसका हम यूनिट देख सकते हैं, यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और डायमेंशनल फार्मूला ml²T⁻⁻1। इसकी यूनिट अक्सर लिखी जाती है जूल सेकंड, और ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड के इक्विवेलेंट है। और रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम J इक्वल टू आई ओमेगा, आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण, ओमेगा कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम J इक्वल टू आई ओमेगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे। dJ/dt इक्वल टू डी आई ओमेगा अपॉन dt। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट होता है, इसलिए हम इसको बाहर निकाल लेंगे। डी ओमेगा बाई dt होता है कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन के, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा लिख लेंगे, तो ये आ गया आई अल्फा। इस तरह से dJ अपॉन dt यानी एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन वो टॉर्क के बराबर होता है। आई अल्फा एंगुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में ये टॉर्क के बराबर होता है। इस तरह से हमारा एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन टॉर्क के बराबर हो गया। इफ देयर इज नो टॉर्क ऑन पार्टिकल टाउ इक्वल टू 0, देन dJ अपॉन dt ये 0 होगा। तो ये क्वांटिटी तभी 0 होगी जब J कांस्टेंट हो। तो इस तरह से इफ there is no torque on particle, then angular momentum of particle is always constant or conserved। यानी यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य नहीं कर रहा हो या नहीं लग रहा हो, तो उसका कोणीय संवेग सदैव नियत रहता है, ऑलवेज कांस्टेंट या हमेशा संरक्षित होता है। तो इस केस में हम J इक्वल टू I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, यानी ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर उसका कोणीय वेग बढ़ता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है तो उसका कोणीय वेग अपने आप कोणीय संवेग संरक्षित करने के लिए एडजस्ट कर लेगा, कम हो जाएगा। ये हमारा इसमें कंप्लीट आंसर हुआ। इसमें कुछ चीजें ज्यादा बता दी गई हैं। तो स्टूडेंट्स जितना पूछा जाए उतना ही आंसर लिखेंगे। अधिक जो ज्यादा जानकारियां हैं वो केवल नॉलेज के लिए बताई गई हैं, उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए बताए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का सी, पार्ट सी, व्हाट इज परसेंटेज एरर, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, इसकी गणना कैसे की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। परसेंटेज एरर हम मेजरमेंट में कैलकुलेट करते हैं, जब भी मेजरमेंट करते हैं तो उसमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी होती है। तो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज एरर क्या होती है, इट इज ए मेजर ऑफ परसेंटेज डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू, यानी किसी भी मापन में जो एक्चुअल वैल्यू होती है, यानी कोई भी जो एक्चुअल वैल्यू है जब हम मेजर करते हैं तो हमारा मेजरमेंट जो एक्चुअल वैल्यू है, वास्तविक मान, उससे कितना परसेंट डिफरेंट है, वही हमारा परसेंटेज एरर या प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। इसका फार्मूला देखेंगे, परसेंटेज एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। इस सिंबल का मतलब जो भी बड़ा होगा, अगर एक्चुअल वैल्यू वास्तविक मान बड़ा है तो उसको मेजर वैल्यू से घटाएंगे, अगर मेजर्ड वैल्यू बड़ी है तो एक्चुअल वैल्यू में से घटाएंगे, और इसको डिवाइड करेंगे एक्चुअल वैल्यू से, वास्तविक मान से, और इंटू 100%। इस तरह से हमारा परसेंटेज एरर निकल गया। प्रतिशत त्रुटि मापित मान माइनस वास्तविक मान अपॉन वास्तविक मान इंटू 100%। इस तरह से हमारे वास्तविक मान के रेस्पेक्ट में हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है या मापित मान है वो कितना डिफरेंट है,
ये प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। अगर दोनों हमारा मापित मान वास्तविक मान के बराबर हो गया तो हमारी परसेंटेज एरर 0 हो जाएगी। अगर दोनों में डिफरेंस है तो हमारे मेजरमेंट रिजल्ट में इसका मतलब त्रुटि है, उस त्रुटि को परसेंटेज एरर के माध्यम से कैलकुलेट करेंगे। 10 परसेंटेज एरर इज डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू एज ए परसेंटेज ऑफ एक्चुअल वैल्यू, यानी मापित मान तथा वास्तविक मान के अंतर का वास्तविक मान के सापेक्ष प्रतिशत ही प्रतिशत त्रुटि उस मापन की कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी गुरुत्वीय त्वरण की एक्चुअल वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से हमने मेजर किया और मेजर्ड वैल्यू 9.95 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई, तो इसमें इस मेजरमेंट रिजल्ट में हमारे मापित मान में कितने प्रतिशत की त्रुटि है उसको निकालने के लिए हम मापित मान में से वास्तविक मान 9.8 घटाएंगे और 9.8 से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे परसेंट। तो ये कैलकुलेशन करने पर हमारी जो परसेंटेज एरर आ रही है प्रतिशत त्रुटि 1.53% यानी 1.53% की त्रुटि हमारे इस मापन रिजल्ट में है। तो इस तरह से परसेंटेज एरर कैलकुलेट किया जाता है। विमीय विश्लेषण की कमियों को लिखिए। नेक्स्ट पार्ट 1 का डी, विमीय विश्लेषण की कमियों को लिखिए। राइट द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। राइट द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण की कमियों को तो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण की सीमाएं। विमीय विश्लेषण हम जानते हैं कि कुछ सीमाओं के अंतर्गत ही कार्य करता है, तो कई जगह ये फेल हो जाता है और ये फेल होना वही विमीय विश्लेषण की सीमाएं हैं। तो हम इन सीमाओं का अध्ययन करते हैं। पहली लिमिटेशन है, इस विधि से विमाहीन नियतांक जो के होता है इक्वेशन डिराइव करने में हमारा विमाहीन नियतांक, इसका आंकिक मान निकालना संभव नहीं है। विमीय विधि से ये नहीं निकल पाता है। वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट के कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाई दिस मेथड और डायमेंशनल मेथड। विमीय विधि से हम विमाहीन नियतांक के की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। के की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो प्रयोगों या अन्य मेथड द्वारा ही निकाला जाता है। यदि भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है, इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी, तो विमीय विधि से इस राशि के लिए सूत्र स्थापित नहीं कर सकते। यानी 3 या 3 से कम राशियों पर निर्भर करने वाली राशि के लिए विमीय विधि से सूत्र स्थापित कर सकते हैं। 3 से ज्यादा राशियों पर निर्भर करने वाली राशि के लिए हम विमीय विधि से सूत्र स्थापित नहीं कर सकते। देन वी कैन नॉट डिराइव ए रिलेशन फॉर दिस क्वांटिटी बाई डायमेंशनल मेथड। यानी ये डायमेंशनल मेथड से हम 3 से ज्यादा राशियों पर निर्भर करने वाली राशि के लिए विमीय विधि से सूत्र नहीं लिख पाएंगे। इसके लिए हम किसी अन्य मेथड से सूत्र या फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा। इसके साथ और लिमिटेशंस हैं। अगर किसी इक्वेशन में 2 टर्म जुड़ या घट रहे हैं तो ऐसे इक्वेशन की डेरिवेशन विमीय विधि से नहीं कर सकते। इसकी केवल करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, सत्यता की जांच हम हमेशा कर सकते हैं, लेकिन इसका डेरिवेशन इस सूत्र का विमीय विधि से नहीं कर सकते। इसके लिए हम दूसरे मेथड का सहारा लेना ही पड़ेगा। थर्ड लिमिटेशन, त्रिकोणमितीय पद, साइन कॉस टैन इत्यादि चरघातांकी पद जो 10 की पावर होती है या e की पावर होती है, तथा लघुगणक लॉग वाले टर्म सभी पदों वाले समीकरणों का निगमन विमीय विधि से संभव नहीं है। यानी ऐसे टर्म ऐसे इक्वेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, त्रिकोणमितीय पद, चरघातांकी पद, लघुगणकीय पद रखते हैं, तो ऐसे समीकरणों को विमीय विधि से इनका डेरिवेशन कर पाना या इनको इस्टेब्लिश कर पाना संभव नहीं है। इफ देयर आर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, साइन कॉस टैन एक्सेट्रा, एक्सपोनेंशियल टर्म e की पावर x and logarithmic term log x in any equation, then derivation of that type equation is not possible using dimensional method. फोर्थ लिमिटेशन, चौथी सीमा, यदि किसी समीकरण में नियतांक विमाहीन नहीं है, ऐसे भी नियतांक होते हैं जिनका डायमेंशन होता है, जैसे प्लैंक कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इत्यादि,
तो ऐसे कांस्टेंट जिनका जो विमाहीन नहीं है, यानी जिनकी डायमेंशंस होती हैं, तो इस ऐसे समीकरण की स्थापना विमी विधि से नहीं की जा सकती। यानी किसी समीकरण में विमाहीन नियतांक नहीं है, यानी विमा वाले नियतांक हैं समीकरण में, तो ऐसे समीकरण की स्थापना विमी विधि से नहीं कर सकते। इफ एनी इक्वेशन कंटेन्स कांस्टेंट व्हिच आर नॉट डायमेंशनलेस, फॉर एग्जांपल प्लैंक कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक्सेट्रा, देन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय डायमेंशनल मेथड। यानी ऐसे इक्वेशन जिसमें बीमा वाले कांस्टेंट हैं, बीमा वाले नियतांक हैं, तो हम उस इक्वेशन को विमीय विधि से एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, बस उसकी सत्यता की जांच ही कर सकते हैं। ये हमारी विमीय विधि की सीमाएं हो गई। ई पार्ट 2 का ई, ए पर्सन स्पेंड 1800 कैलोरी एनर्जी इन डूइंग वर्क इन ए डे, कैलकुलेट द पावर स्पेंड बाई हिम इन ए डे। एक आदमी एक दिन में 1800 कैलोरी ऊर्जा खर्च करता है, तो उसके द्वारा एक दिन में व्यय की गई शक्ति की गणना कीजिए। तो उसकी पावर कैलकुलेट करनी है। तो पावर कैलकुलेट करेंगे, हम जानते हैं यहां दिया गया है वर्क डन बाय मैन डेली 1800 कैलोरी, यानी व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन किया गया कार्य 1800 कैलोरी। तो इसको जूल में बदलेंगे, 4.18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जूल में बदल जाएगा। और फिर टाइम कितना है 24 आवर, तो इसको सेकंड में बदलेंगे 24 इंटू 60 इंटू 60, तो ये सेकंड में बदल गया। तो अब मैन की पावर निकाल सकते हैं, पावर ऑफ मैन इक्वल टू वर्क डन बाय मैन अपॉन टाइम। तो 1800 इंटू 4.18 इतना वर्क हो गया, और 24 इंटू 60 इंटू 60 ये टाइम हो गया, और डिवाइड करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करने पर 4.18 अपॉन 48 ये जूल पर सेकंड या वाट, और इसको सॉल्व करेंगे 0.087 वाट्स यानी जूल पर सेकंड। ये इसकी व्यक्ति की पावर आ गई, शक्ति आ गई जिसकी गणना करनी थी। नेक्स्ट पार्ट, एक ठोस गोले का इसके व्यास के परितः जड़त्वाघूर्ण के सूत्र को लिखिए। 2 का एफ, राइट द फार्मूला ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। यानी एक ठोस गोले का उसके व्यास के परितः जड़त्वाघूर्ण लिखना है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर इसको लिखना है, तो सीधे लिख देंगे ठोस गोले का जड़त्वाघूर्ण इसके व्यास के परितः 2/5 mr²। ये वैल्यू पहले से ही कैलकुलेटेड है, तो इसको लिख लेंगे 2/5 mr²। ये सूत्र है। m मास ऑफ स्फीयर यानी गोले का द्रव्यमान, r रेडियस ऑफ स्फीयर गोले की त्रिज्या। अगर ये गोला हमारा खोखला होता तो आगे जानकारी के लिए बताया जा रहा है। फॉर हॉलो स्फीयर या खोखले गोले के लिए या स्फेरिकल सेल के लिए I = 2/3 mr², क्योंकि खोखले गोले में अंदर से खोखला होता है और वो बाहर से सॉलिड होता है। तो इस तरह से हमारा खोखले गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है 2/3 mr²। और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर देखेंगे तो ये सिलेंडर के अंदर से जो पास होने वाली एक्सिस है, इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का ये आएगा। जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2 यानी 1/2 mr², ये सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो आंसर केवल इतना ही है और ये जानकारी के लिए बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ इक्वेशन क्वेश्चन 2, राइट द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का कथन लिखिए। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के कथन को लिखिए। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, इसको हम जानते हैं। इसमें 2 कथन होते हैं, 2 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक 2 साइंटिस्टों ने इसको मिलकर दिया था। केल्विन प्लांक का कथन, जिन्होंने बात बताई ये कि ऐसी युक्ति, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ऑल हीट इनटू वर्क, दैट कन्वर्ट्स आर सप्लाइड हीट इनटू वर्क। यानी ऐसी युक्ति बनाना संभव है जो कि किसी ऊष्मा स्रोत से प्राप्त ऊष्मा का संपूर्ण भाग कार्य में बदल दे। यानी ऐसी डिवाइस बनाना असंभव है जो कि
जितनी भी ऊष्मा उसको दी जाए उसको पूरी तरह से कार्य में बदल दे। तो ऐसी डिवाइस बनाना संभव है। हम फर्स्ट लॉ से जानते हैं, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। बाकी ऊष्मा जो कार्य में नहीं बदलती वो कहाँ जाती है, वो निकाय के इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में काम आती है। तो इसलिए जितनी भी हीट देंगे हम निकाय को, वो उससे हमेशा कम ही वर्क प्राप्त होगा। बाकी भाग ऊष्मा का वो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में व्यय होता है। तो इस तरह से ऐसी डिवाइस बनाना संभव है जो कि किसी ऊष्मा स्रोत से प्राप्त ऊष्मा का संपूर्ण भाग या पूरा भाग कार्य में बदल दे। तो ऐसी डिवाइस असंभव है। सेकंड स्टेटमेंट, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का दूसरा स्टेटमेंट, क्लॉसियस का कथन। क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस ने जो स्टेटमेंट दिया था वो, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक एन ऑटोमेटिक मशीन, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक एन ऑटोमेटिक मशीन व्हिच टेक heat from colder body and delivers this heat to hotter body, which takes heat from colder body and delivers this heat to a hotter body। यानी ऐसी ऑटोमेटिक या स्वचालित मशीन बनाना संभव है जो कि ठंडी वस्तु से ऊष्मा लेके गर्म वस्तु को दे दे। तो यहाँ स्वचालित या ऑटोमेटिक का मतलब समझेंगे। ऑटोमेटिक मशीन वो मशीन कहलाती हैं जो बिना किसी बाहरी ऊर्जा के संचालित होती हैं, विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी। जो भी मशीनें संचालित होती हैं वो ऑटोमेटिक मशीन कहलाती हैं। हमारा फ्रिज ऑटोमेटिक मशीन नहीं है क्योंकि ये बिजली से चलता है। तो हमेशा जो बिना किसी बाह्य ऊर्जा के, बिना किसी बाहरी एनर्जी के चले, तो ऐसी मशीन ऑटोमेटिक मशीन कहलाती है। तो ऐसी ऑटोमेटिक या अपने आप चलने वाली मशीन बनाना संभव है जो ठंडी वस्तु से ऊष्मा लेके गर्म वस्तु को ऊष्मा दे दे। तो ऑटोमेटिक मशीन नहीं बना सकते, इसके लिए हम अन्य ऊर्जा से संचालित, जैसे बिजली से संचालित फ्रिज बना सकते हैं। तो ऐसी मशीनें बनाना संभव है जो कि बाहरी ऊर्जा से लेके वो क्या करें, ठंडी वस्तु से ऊष्मा लेंगी और गर्म वस्तु को ऊष्मा दे देंगी। यानी ऊष्मा का प्रवाह ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर करना असंभव है। ये ऑटोमेटिक मशीन बनाना असंभव है। ये किसी बाहरी ऊर्जा से संचालित मशीन ही बनाई जा सकती है। यानी अपने आप चलने वाली मशीन जो कि ठंडी वस्तु से ऊष्मा लेके गर्म वस्तु को दे, ऐसी मशीन बनाना असंभव है। ये क्लॉसियस का कथन है। क्वेश्चन 3 का पार्ट बी, जड़त्वाघूर्ण को परिभाषित कीजिए। समानांतर अक्षों के प्रमेय का कथन लिखिए। एक ठोस डिस्क का द्रव्यमान 10 किलोग्राम और त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। डिस्क के व्यास के परितः इसके जड़त्वाघूर्ण की गणना कीजिए। क्वेश्चन 3b है, डिफाइन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ए सॉलिड डिस्क ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। तो इसका सोल्यूशन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण। सबसे पहले हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को समझेंगे। इसके पहले हम समझेंगे पार्टिकल जो सबसे छोटा मास होता है वो पार्टिकल कहलाता है। और अगर बहुत सारे पार्टिकल या कण हैं हमारे पास तो उनका कलेक्शन कर लें तो जो ऑब्जेक्ट होती है वो कहलाती है बॉडी या पिंड। पिंड कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल इटसेल्फ स्मॉलेस्ट मास होते हैं। तो इस तरह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों टर्म्स के लिए डिफाइन किया जाएगा। सबसे पहले पार्टिकल के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करेंगे। तो किसी भी पार्टिकल के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर पार्टिकल का मास m है और उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r है तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करेंगे। किसी कण का जड़त्वाघूर्ण उस कण के द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी पार्टिकल इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, I इक्वल टू mr²। ये जड़त्वाघूर्ण या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला केवल पार्टिकल के लिए ट्रू है। और बॉडी के लिए हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करेंगे। चूंकि बॉडी एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होता है, बॉडी बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है, इसलिए बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या पिंड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण निकालेंगे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन द बॉडी। यानी किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण उसमें निहित सभी कणों के जड़त्वाघूर्णों के योग के बराबर होता है। इस तरह से हम पिंड में जितने भी कण हैं
उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग निकालेंगे और उनका सम करेंगे, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर एंड सो ऑन, और इसको लिखेंगे समेशन mr स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन हो गया। तो पिंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर नहीं होता, वो क्या होता है, सभी कणों के जड़त्वाघूर्णों का सम होता है, योग होता है, और उसको समेशन mr स्क्वायर लिखते हैं। तो ये जड़त्वाघूर्ण आ गया बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, मास ऑफ बॉडी यानी पिंड का द्रव्यमान एंड k स्क्वायर, k इज रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ बॉडी या घूर्णन त्रिज्या, जो भी m इंटू के स्क्वायर, चाहे यू यूज कर सकते हैं बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या समेशन mr स्क्वायर। तो यही दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले हैं किसी भी बॉडी के लिए, और इसकी यूनिट kg मीटर स्क्वायर और डायमेंशनल फार्मूला ml स्क्वायर कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे। ये बीमीय सूत्र हो गया। अब हम देखेंगे समांतर अक्षों का प्रमेय, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। समांतर अक्षों का प्रमेय या पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसमें दो एक्सिस लेंगे। पहली एक्सिस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, यानी बॉडी के पिंड के गुरुत्व केंद्र से पहली एक अक्ष पास होनी चाहिए और दूसरी अक्ष इसके समांतर कोई भी अक्ष हो सकती है। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम डिफाइन करेंगे। तो स्टेटमेंट है, यदि किसी पिंड का उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात है, यदि किसी पिंड का उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात है, तो इस अक्ष के समांतर किसी भी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण होता है। इस सेंटर ऑफ मास के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण, और इसका सम करेंगे मास ऑफ बॉडी इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, दो समांतर अक्षों के बीच की दूरी का वर्ग। इस तरह से ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यही समांतर अक्षों का प्रमेय है। यानी इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी अराउंड इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास is known, then moment of inertia of body around parallel axis to this axis is IAB equal to ICM plus MA square, जहां की ICM है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अराउंड एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, यानी पिंड के द्रव्यमान केंद्र या गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, ये नोन होना चाहिए, तभी हम समांतर अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण कैलकुलेट कर पाएंगे। m मास ऑफ बॉडी है, पिंड का द्रव्यमान, a समांतर अक्षों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो समांतर अक्षों का प्रमेय हम किसी भी बॉडी के लिए लगा सकते हैं, लेकिन दूसरी जो थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उसका प्रयोग हम केवल प्लेनर बॉडी यानी समतल पटल के लिए ही करेंगे। अब इस क्वेश्चन का न्यूमेरिकल पार्ट देखते हैं। मास ऑफ डिस्क या डिस्क का द्रव्यमान 10 किलोग्राम 10 केजी, डिस्क की त्रिज्या रेडियस ऑफ डिस्क इज, यहां रेडियस होना चाहिए, रेडियस ऑफ डिस्क इज, डिस्क की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अराउंड इट्स डायमीटर, डिस्क का व्यास के ये कोई भी डायमीटर ले लेंगे जो कि सेंटर से पास होगा, तो इसके अराउंड ये इस तरह से रोटेट करेगा। तो डिस्क के व्यास से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, तो हम जानते हैं डिस्क के अंदर से कोई एक्सिस पास हो रही है तो उसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 mr स्क्वायर होती है डिस्क के लिए। तो डिस्क के लिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले से, m 10 kg r 0.2 का फिर स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 0.1 kg मीटर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो डिस्क है। तो समरी के लिए हम बता दें, ज्यादा जानकारी के लिए, IX अगर हमारे पास डिस्क है, डिस्क ये, तो ये जो हमारी डिस्क है ये बनी हुई है इस पेपर के प्लेन में, ठीक। तो इसका एक्स एक्सिस डिस्क के गुरुत्व केंद्र से पास होने वाली यानी सेंटर से पास होने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, तो ये एक्सिस मिलेगी एक्स एक्सिस, इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 4 होती है, और इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस मिलेगी एक्स एक्सिस के, तो ये वाई एक्सिस हो गई, तो इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही है mr स्क्वायर बाई 4, डिस्क यूनिफॉर्म होती है। अब इस डिस्क के
प्लेन के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये एक्सिस होगी, तो ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये जेड एक्सिस होगी हमारी। तो जेड एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा वो इन दोनों का सम हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई, तो एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4 एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर एंड एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डिस्क, यानी डिस्क के केंद्र से और डिस्क के तल के लंबवत पास होने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण आई जेड इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 का ए, चौथा का ए पार्ट। राइट केपलर लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन, राइट एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी एंड कैलकुलेट इट्स वैल्यू ऑन अर्थ सरफेस। उपग्रह की गति के लिए केपलर के नियमों को लिखिए, पलायन वेग के व्यंजक को लिखिए तथा पृथ्वी सतह पर इसके मान की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 4 का ए। केपलर के नियम, हम जानते हैं केपलर के 3 नियम हैं। तीनों नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम लॉ ऑफ ऑर्बिट का नियम कक्षा के बारे में बताता है। जो भी हमारा उपग्रह है, सैटेलाइट है, वो किस कक्षा में गति करेगा। ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज सिचुएटेड एट एनी वन ऑफ फोकस। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तथा सूर्य उसके किसी एक फोकस पर स्थित होता है। यानी जो भी प्लैनेट है वो सूर्य के चारों ओर या सन के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। ये केपलर का पहला नियम है। और साथ ही साथ जो सन है, सन की पोजीशन वो किसी एक पर्टिकुलर फोकस पर होगा। 2 फोकस है तो किसी एक फोकस पर सन स्थित होगा और जो प्लैनेट की ऑर्बिट होगी, ग्रह की कक्षा होगी, वो दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी। तो ये कक्षा का नियम हो गया। सेकंड लॉ पर आते हैं, लॉ ऑफ एरियल स्पीड, कक्षीय चाल का नियम। लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन, यानी सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा। ट्रेसेस इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। यानी ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली रेखा जो भी लाइन है ये दिए गए टाइम इंटरवल में हमेशा इक्वल एरिया पार करेगी। तो ये कहलाता है एरियल स्पीड। जो एरियल स्पीड ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट, ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। थर्ड लॉ, केपलर का तीसरा नियम, लॉ ऑफ पीरियड, परिक्रमण का नियम। ये नियम है स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। यानी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, ग्रह एक चक्कर जितने टाइम में सूर्य का लगा लेगा तो परिक्रमण काल होता है। तो ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह से सूर्य की औसत दूरी के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो एवरेज डिस्टेंस है ग्रह से सूर्य की औसत दूरी, उसका क्यूब, ये प्रोपोर्शनल है परिक्रमण काल के वर्ग के। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब। के कांस्टेंट है, के की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर अपान के इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ सन। ये के की वैल्यू हो गई कांस्टेंट की 2 प्लैनेट्स के लिए। फॉर 2 प्लैनेट्स T1 अपान T2 स्क्वायर इक्वल टू R1 अपान R2 का क्यूब, क्योंकि के दोनों तरफ कट जाएगा तो इसलिए फॉर 2 प्लैनेट्स अगर वो दोनों सन का ही चक्कर लगा रहे हैं तो ये ट्रू है। अगर दोनों दूसरे स्टार का चक्कर लगा रहे हैं तो ये फार्मूला ट्रू नहीं है। तो अलग अलग स्टार के लिए हमारा के बदल जाएगा। यहाँ मास ऑफ सन है तो यहाँ पर के की वैल्यू मास ऑफ सन के अकॉर्डिंग डिफाइन हो रही है। अगर कोई प्लैनेट दूसरा स्टार के या तारे का चक्कर लगा रहा है तो वहां दूसरे तारे का द्रव्यमान हो जाएगा, इसलिए के की वैल्यू बदल जाएगी। तो इस तरह से दोनों प्लैनेट एक ही तारे का चक्कर लगाएंगे तब ये फार्मूला वैलिड होगा। आगे डेरिवेशन करते हैं। इसके वेलोसिटी, पलायन वेग, इसके वेलोसिटी जो हमारी है √2 अपान RE प्लस एच। अगर कोई भी सैटेलाइट h ऊंचाई पर है हमारा अर्थ के सरफेस से, तो इसके वेलोसिटी वर्टिकली है √2 GME अपान RE प्लस एच।
इसका स्क्वायर रूट। तो अगर अर्थ सरफेस के नियर लेंगे हम तो h की वैल्यू 0 कर देंगे, वी ई इक्वल टू 2GME अपान RE और इसका स्क्वायर रूट। और हम जानते हैं कैपिटल जी व स्मॉल जी के बीच में संबंध, स्मॉल जी इक्वल टू GME अपान RE स्क्वायर। तो इस तरह से GME की वैल्यू GRE स्क्वायर लिखेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे और इसके वेलोसिटी नियर अर्थ सरफेस मिल गई, पलायन वेग √2GRE का 2GRE का स्क्वायर रूट, ये आ गया हमारा इसके वेलोसिटी। और इसके वेलोसिटी का वैल्यूज रखेंगे, G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड RE इक्वल टू 6400 किलोमीटर या 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। और वैल्यूज रखेंगे 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁶। और इसमें से हम 2 बाहर निकालेंगे तो 2 इंटू 4.9 इंटू 6.4 इंटू 10⁶। अब इन दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में 10 से, तो यहां से 10 की पावर 2 निकालेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो 2 पहले बाहर निकल गया। 49 इंटू 64 इंटू 10⁴ और इसको सॉल्व करेंगे 7 इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट 8 और 10⁴ का स्क्वायर रूट 10⁴ और ये 112 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकंड या इसके वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यही रिक्वायर्ड वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, यही आंसर है इसके वेलोसिटी नियर अर्थ सरफेस। और ये है परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस, यानी वर्टिकली अर्थ अपवर्ड होगी अर्थ सरफेस के, तो ये इसके वेलोसिटी होती है।